गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीटी यूपी विषम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो कि पुराने जो प्रश्न पत्र हैं बीटी यूपी के उन पर आधारित हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये विषय आपका अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जिसको हम कहते हैं, ये सभी में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन विषय होता है। जो भी इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं हैं सभी लोग इसको पढ़ते हैं, तो सभी ब्रांच में कॉमन है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से हैं ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़कर ही जाना है, किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है। ये बात आप जरूर जान लीजिए। तो बच्चों हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 में निम्न के विमीय सूत्र लिखिए। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके विमीय सूत्र लिखने को आता है या उसके बारे में एक्सप्लेन करने को आता है, तो सिंपल सा सूत्र देख करके आप सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, विमीय सूत्र लिख सकते हैं, उसकी इकाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे पहला है बल आघूर्ण हो गया, श्यानता गुणांक हो गया, गुरुत्वाकर्षण नीतांक हो गया, घनत्व हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, दाब हो गया, ऊर्जा हो गई, पृष्ठ तनाव, प्लैंक नीतांक, कोणीय संवेग, वेग प्रवणता, इस तरीके के जरूर पूछे जाएंगे। 1 या 2 नंबर में आते हैं और कई बार बड़े क्वेश्चन के साथ भी क्लब हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी भौतिक राशि की विमीय सूत्र तथा विमीय विश्लेषण से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों ये देखने में हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, रटने में कठिन लग रहा हो, लेकिन आप समझ लीजिए MLT जो आप लिखते हैं उसी को लिख करके अगर आप एक्सप्लेन करना सीख देंगे तो वही विमा है। घात को कहते हैं विमीय, वही सूत्र है, वही विमीय विश्लेषण करना, उसी को एक्सप्लेन करते हुए सारा लिख सकते हैं। अब विमीय समीकरण क्या है बताया, वही MLT को आधार बना करके ये सारी चीज़ों का आप इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी से सब मिलती जुलती चीज़ें हैं। विमीय समांगता सिद्धांत लिखिए, दायां बायां के बराबर होता है, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी जरूर पढ़ लेना है। अब मापन में त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं, रैंडम एरर्स होती हैं, ये जिनको यादृच्छिक त्रुटि या कभी कभार होने वाली इस तरीके की जो त्रुटियां होती हैं 1 या 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं या हो सकता है बड़े प्रश्न में भी क्लब होकर के आ जाए। निम्न को समझाइए। सिंपल छोटी छोटी सी चीज़ें, शब्दों में ही अर्थ छिपा है। अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा नहीं होती, नाम से अदिश मतलब बिना दिशा के सिर्फ परिमाण होता है। सदिश मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम बिल्कुल आसान है। चित्र बना लेना है, समांतर चतुर्भुज बना लेना है। 2 आसन्न भुजाओं से 2 बल PQ दिखाए तो उनका परिणामी वो विकर्ण द्वारा दिखाई देगा। इसी तरह से बलों का त्रिभुज नियम है, 2 बल हैं P और Q, तो त्रिभुज की क्रमशः ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित है उनका परिमाण और दिशा में तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। लीजिए हो गया। समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लीजिए और त्रिभुज का नियम पूछे तो त्रिभुज का चित्र बना करके एक्सप्लेन कर दीजिए। देखने में, पढ़ने में, रटने में बहुत कठिन लगेंगे, है बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है। अगला हम बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताइए, बिल्कुल ईजी है। आवेग तथा संवेग में अंतर बताइए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, किसी न किसी रूप में पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला 7वां है आपका न्यूटन की गति के नियम बताइए। तो न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। प्रथम नियम होता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में बनी रहेगी, यदि गतिमान है तो गतिमान अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। आप पढ़ते हैं सूत्र, यही द्वितीय नियम है। लिख देना है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma होता है, बस इतना सिर्फ याद रखना है, वो सूत्र आपको याद ही होगा और उसी के आधार पर उसको कॉपी करके पूरा एक्सप्लेन कर देना है। फिर बता देना है कि F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। लीजिए हो गया। और तृतीय नियम है, आपको पता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। बिल्कुल आसान है। अब बात कर लेते हैं, जैसे 8वां आपका प्रश्न है, इसमें भी छोटे छोटे मैंने क्लब कर दिए हैं। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध बताइए। तो रेखीय वेग v होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। इसी तरह कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों में क्या संबंध है, v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, जहाँ v रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है, r आपकी त्रिज्या है। दूसरा कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में बताइए। तो इसी तरह से ये भी v की जगह इसमें a हो जाएगा त्वरण के लिए, r वैसे रहेगा, ओमेगा की जगह कोणीय त्वरण में आपका अल्फा हो जाएगा।
और तीसरा है अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल में अंतर बताइए। तो अभिकेंद्रीय बल बच्चों, जब वृत्ताकार गति कोई चीज़ घूमती है, वही वस्तु या पिंड, तो उसमें केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और उस बल को नियंत्रित करने की क्रिया की जैसे विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसको संतुलित करने के लिए एक जो विपरीत प्रतिक्रिया होती है अभिकेंद्रीय बल की, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल, एक वृत्त बनाकर उसकी त्रिज्या दिखा दीजिए, वृत्त की परिधि में एक पिंड दिखा दीजिए जो कि घूम रहा है, और उसी को एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। लीजिए हो गया। अब जैसे घर्षण तथा घर्षण गुणांक होता है, तो घर्षण क्या होता है, जैसे हम जब फर्श है ज़मीन में चलते हैं तो दो सतहें जब एक दूसरे पर फिसलती हैं, लुढ़कती हैं, तो उसे हम जो विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है उसे कहते हैं घर्षण। घर्षण गुणांक होता है, बिल्कुल आप एक समतल सतह लीजिए, एक बॉक्स रख दीजिए, बल लगाइए, उसके विपरीत जो आपका बल लगेगा घर्षण बल लगेगा, उसमें अभिलंब प्रतिक्रिया दिखा दीजिए, भार हमेशा नीचे की तरफ करता है, उससे आपका घर्षण गुणांक निकल आएगा, उसको परिभाषित कर दीजिए। अब इसमें घर्षण तीन तरह के, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण होते हैं। स्थैतिक घर्षण मतलब स्थित या रुकी हुई अवस्था में, गतिज घर्षण मतलब गतिमान अवस्था में, और सीमांत घर्षण मतलब जब वस्तु मूव करने ही वाली हो, तो उस स्थिति को कहते हैं घर्षण के नियम। आप उसमें लिख दीजिए बिल्कुल आसान से, वही जो इसमें घर्षण गुणांक के लिए परिभाषा करते हैं वही घर्षण का आपका नियम है, उसी को लिख दीजिए। अब विश्राम कोण या झुकाव कोण क्या होता है और इसके घर्षण के लाभ और हानि पता होना चाहिए। लाभ क्या है, घर्षण की हानि क्या है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। विश्राम या झुकाव कोण में क्या करिए, जो समतल आपका रखा था सतह, उसको कोण बनाते हुए रख दीजिए, उसमें विभिन्न एंगल और सारी चीज़ दिखाते हुए विश्राम कोण को समझा दीजिए या झुकाव कोण को। अगला है 11वां ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्धांत समझिए। तो ऊर्जा संरक्षण का सीधा है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल रटने की कभी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल माइंड में इसी में लिखा हुआ है। 12वां आप निम्न पर संचय जड़ता गुण को परिभाषित कर दीजिए, सिंपल सा सूत्र है, उसी को आधार पे कॉपी करके लिख दीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जैसे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वैसे ये है। जड़ता गुण की दो प्रमेय हैं। लंबवत अक्षों की प्रमेय में क्या होता है, जो आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। समांतर अक्षों की प्रमेय में आई बराबर आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, एम इंटू एच का स्क्वायर होता है। तो ये सिर्फ आपको इतना याद है, तो इसी को बना करके सिंपल सा चित्र बना करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही परिभाषित कर देना है। जो लिखा दिख रहा है मैथमेटिकली या गणितीय रूप से, उसी को शब्दों में लिखना ही, उसको एक्सप्लेन करना है, और आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम समझाइए। बिल्कुल आसान है कि कोई दो पिंड हैं या दो कण हैं, तो उनके बीच में जो बल लगेगा आकर्षण बल, तो उसमें किसके, उनके जो द्रव्यमान होते हैं m1 m2 उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F समानुपात m1 m2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा, r दोनों के बीच की दूरी है। इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आपका जी आ जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। उसका भी कई बार जी का आपको पूछ लिया जाए कि इकाई निकालिए, यूनिट निकालिए, तो इसी फार्मूले से आ जाएगा। केपलर का नियम लिखिए। केपलर के ग्रहों की जो गति के नियम है, बिल्कुल सिंपल दो नियम है, सिंपल से हैं, बस एक बार पढ़ेंगे, मेन लाइन याद कर लीजिए, उसको सीधा लिख दीजिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। जी तथा जी में कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध स्थापित करिए, तो ये न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण वाला नियम था, इसी सूत्र के आधार पर W बराबर mg रख देंगे तो वो आ जाएगा। पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा। पलायन वेग क्या, नामे से पता चल रहा है कि कोई गुरुत्वाकर्षण की सीमा को जब पार कर जाए, कोई चीज़ हम फेंके तो उसे पलायन वेग कहते हैं, इतना वो वेग कहलाता है पलायन वेग। इसी तरह से भारहीनता। भारहीनता नाम से आपको पता चले, भार W बराबर क्या होता है, m गुणे जी। तो किसी भी जो वस्तु है, पिंड है, उसका द्रव्यमान m तो जीरो नहीं हो सकता, तो g किस स्थिति में जीरो हो जाएगा, तो W जीरो हो जाएगा। तो जैसे लिफ्ट है, कोई अचानक रस्सी काट दे कोई व्यक्ति है, तो उसको भारहीनता का अनुभव होगा, तो उसे कहते हैं भारहीनता। W बराबर mg, सिर्फ इतने से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि m शून्य हो नहीं सकता, g शून्य अगर हो जाए किसी स्थिति में तो वो क्या हो जाएगा, उस स्थिति को हम भारहीनता कहते हैं। बिल्कुल सरल है। ध्रुवीय उपग्रह, तुल्यकी उपग्रह, बिल्कुल आसान है। देखिए स्थिर है कि गतिमान है कि क्या है, यही सब चीज़ें जो ग्रह उपग्रह होते हैं उनका एक बार देख लीजिए, उसी से आपको समझ हो जाएगा और उसी को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि रटना किसी चीज़ को नहीं है, ये सिर्फ एक एक कहना चाहिए इक्वेशन, समीकरण या एक एक लाइन के ही कॉन्सेप्ट हैं, जिनको आप बढ़ा करके एक एक पेज में भर के लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
15वां है हुक का नियम। ये पदार्थों से रिलेटेड हुक का नियम क्या है? प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। फिर स्ट्रेस समानुपाती होता है विकृति ई के। फिर समानुपाती के चिन्ह हटाओ तो यंग मापांक कैपिटल ई आ जाएगा, उसको परिभाषित कर दो। इसी में प्रतिबल विकृति आरेख आप बना सकते हैं इस तरह से, जो आरेख बनता है इसे जा करके ये इस तरीके से। अगर सीधे उसमें कास्ट आयरन के लिए बनाना है तो इसको हटा दो, कास्ट आयरन के लिए सीधा सीधा बन जाएगा। जैसे ऐसे बनाना है मान लीजिए कोई, ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये आपका ये प्रतिबल ये हो गया, यहाँ पर विकृति हो जाती है। इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कई बार पूछ लिया जाता है। पॉइजन अनुपात बताइए। तो पॉइजन अनुपात क्या होता है? उसमें जो लेटरल आपका वो होता है विकृति और जो लीनियर होता है उसका अनुपात कहलाता है। इसको एक बार देख लीजिए। 16वां में भी छोटे छोटे प्रश्न मैंने क्लब किए हैं, जैसे द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध स्थापित करिए। तो द्रव के अंदर जो दाब होता है यानी P समानुपाती होता है गहराई के, P समानुपाती H। P समानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको गामा कहते हैं, स्मॉल w से प्रदर्शित रो जी होता है एक्चुअल में। तो ये दाब P बराबर होता है रो जी इंटू एच, सीधी बात है। रो और जी कांस्टेंट है, एच क्या है? गहराई है। तो दाब हमेशा क्या होता है? द्रव के अंदर गहराई के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी दाब तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। ये गेज दाब, निरपेक्ष दाब, निर्वात दाब, बिल्कुल से। गेज दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब से जो जितना दाब ज़्यादा दाब होता है उसे गेज दाब कहते हैं। निर्वात दाब नाम से पता है वैक्यूम, यानी वायुमंडलीय दाब से जितना कम दाब होता है उसे निर्वात दाब। और निरपेक्ष दाब जब मतलब निरपेक्ष जो जीरो वाला जो स्केल होता है वहाँ से जब हम नापते हैं तो उसे निरपेक्ष दाब कहते हैं। बिल्कुल आसान है। इसी तरह से आसंजन बल होता है, संसंजन बल होता है। आसंजन बल मतलब होता है किन्हीं दो उसमें द्रवों में ले लीजिए, या कोई ठोस है और एक द्रव है उसमें जो बल लगता है आसंजन बल कहते हैं। यानी दो विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के मध्य आकर्षण को आसंजन कहते हैं। संसंजन क्या है? एक ही द्रव के अणुओं के मध्य में जो बल लगता है आकर्षण बल, तो उसे हम संसंजन बल कहते हैं। जैसे पानी है उसके अणुओं में आपस में आकर्षण है तो कौन सा होगा? संसंजन बल। इसको कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेसन। और आसंजन बल को कहते हैं फोर्स ऑफ एडहेसन, यानी आसंजन बल। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम बना लीजिए, उसी में सब सारा चीज़ दिखा दीजिए, बिल्कुल आसान होता है। 17वां निम्न को समझाइए, हमेशा पूछा जाता है। इन्हीं की इकाई भी पूछी जा सकती है, परिभाषा पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर इसका विमाएँ पूछी जा सकती हैं। जैसे पृष्ठ तनाव, या उसी को तल तनाव भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव या तल तनाव एक ही चीज़ है, तो इसमें या लिखेंगे पृष्ठ तनाव या तल तनाव। अंग्रेजी में कहते हैं उसको सरफेस टेंशन। जैसे केसिका क्रिया होगा या केसिका, तो एक टब ले लीजिए, पानी भर दीजिए, उसमें कांच की पतली नली को डुबाइए, उसमें जो दोनों ओर से खुली हो उसको केसिका नली कहते हैं। तो पानी में जब डुबाएंगे तो कांच की नली में जो द्रव का तल होगा वो उसमें पात्र में भरे पानी के द्रव के तल से ऊपर उड़ जाएगा, और अवतल होगा यही पारे में डुबो दीजिए तो पारे में जो तल होगा वो कांच की नली में जो तल होगा वो पारे का जो तल है बर्तन में भरे उससे नीचे आ जाएगा और उत्तल होगा। इसे कहते हैं केसिका क्रिया या केसिकत्व, इसी को कहते हैं। दो कंडीशन होती है, एक पानी के लिए, एक पारा ले लीजिए। तो ये बिल्कुल आसान है, चित्र बनाकर समझा देना। श्यानता तथा श्यानता गुणांक क्या होता है? श्यानता, बिल्कुल श्यानता का सीधा मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे शहद और हम पानी का उदाहरण लें तो शहद को आप गिराओ, पानी को गिराओ तो पानी ज़्यादा तेजी से जाएगा, यानी पानी शहद की तुलना में कम गाढ़ा है, या शहद ज़्यादा गाढ़ी है पानी की तुलना में, तो हम कहेंगे कि श्यानता जो है शहद की ज़्यादा है पानी की कम है। श्यानता मतलब गाढ़ापन। तो श्यानता हम किसको कहते हैं? जब कोई भी द्रव होता है तो परतों में प्रवाहित होता है, यानी लेयर्स में प्रवाहित होता है, तो उन लेयर्स के बीच में एक प्रतिरोध बल कार्य करता है जिसे हम श्यानता कहते हैं। श्यानता गुणांक आपके लिए न्यूटन की श्यानता की गति का नियम सिंपल सा है, उसमें कर्तन प्रतिबल समानुपाती होता है वेग प्रवणता के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो म्यू आ जाएगा, जिसे हम श्यानता गुणांक कहते हैं। बिल्कुल आसान है। स्टोक का नियम क्या है? किसी द्रव में आप गोलाकार ये बॉल आप गिरा दीजिए, उसमें एक सूत्र निकल के आता है बल F का, वही आपका जो होता है स्टोक का नियम कहलाता है। स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, स्तरीय मतलब लेमिनार फ्लो, जैसे लेयर्स या परतों के रूप में कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसे स्तरीय प्रवाह कहेंगे। और जब विक्षुब्ध प्रवाह, जब इधर उधर कण भाग रहे हों द्रव के किसी भी दिशा में, उसे विक्षुब्ध प्रवाह के नाम से ही पता है। विक्षुब्ध मतलब इधर उधर उथल पुथल होना, कहीं इधर उधर भागना। स्तरीय मतलब बिल्कुल एक समान, एक दूसरे के समानांतर परतों में प्रवाहित होना। सिंपल सा है, चित्र भी बना लीजिए। रेनॉल्ड संख्या क्या होती है? रेनॉल्ड संख्या एक इकाई रहित संख्या होती है जिसका प्रयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि प्रवाह स्तरीय है कि विक्षुब्ध है। इसमें Rn बराबर होता है रो बी डी अपॉन म्यू। रो आपका डेंसिटी है, वी आपका वेलोसिटी है, डी आपका उसमें व्यास है,
और म्यू आपका श्यानता गुणांक है। लीजिए हो गया, इसी को लिख दीजिए, समझा दीजिए कि यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 से कम है तो इसका मतलब प्रवाह आपका स्तरीय है। यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 4000 से अधिक है तो प्रवाह हम कह देंगे कि विक्षुब्ध है, और यदि 2000 से 4000 के बीच में है तो वो स्तरीय या विक्षुब्ध कुछ भी हो सकता है, यानी दोनों के बीच में होता है। इसी तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण सातत्य समीकरण या इसको सत्यता समीकरण भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। बिल्कुल आसान है, ए इंटू वी, ए मतलब एरिया, वी इंटू वेग, इनका गुणनफल। मान लीजिए एक काट आप ले लीजिए पाइप की, कम व्यास है, एक अधिक व्यास है, काट 1 ले लीजिए, काट 2 ले लीजिए, काट 1 पर क्षेत्रफल A1 और वेग V1, तो A1 B1 का गुणनफल बराबर होगा काट 2 में A2 V2 के गुणनफल के बराबर। सीधी बात है, ये द्रव के अविनाशिता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सातत्य समीकरण चित्र बना देना है और उसमें A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर A3 V3 बराबर कांस्टेंट या नेतांक इस तरह से लिख देना है। A एरिया है, V वेग है, लो हो गया। कुछ नहीं करना है, चित्र बनाकर चाहे जब पूछ ले तुरंत उसको एक्सप्लेन कर देना है। 18वां बड़ा महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछी जाता है, बर्नौली का प्रमेय, और बच्चों को बहुत कठिन भी लगती है जबकि सबसे सरल यही है। इसमें क्या लेना है, एक पाइप दिखा दीजिए, तो पाइप के किसी बिंदु पर जो द्रव की जो संपूर्ण ऊर्जा या कुल ऊर्जा है वो निश्चित होती है, सिर्फ इतना है। अब द्रव की कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, 3 ऊर्जाएं, तीनों को जोड़ देना है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। लीजिए हो गया। दूसरा बिंदु ले लीजिए, तो उसमें भी जो प्रवाहित द्रव की कुल ऊर्जा है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कुल ऊर्जा में क्या क्या आते हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। लीजिए समीकरण भी बन गया, चित्र भी बन गया, पूरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए। जो बताया है, जो समीकरण में लिखा है उसी को नकल करके लिख लेना है। इसकी प्रमेय की परिकल्पनाएं, कौन कौन सी परिकल्पनाएं की जाती हैं आपको भी पता है। एजम्पशंस यानी कौन कौन से माने जाते हैं। ये माना जाता है कि द्रव जो है वो आस्यान है, यानी इसकी विस्कोसिटी 0 है, ये असंपीड्य है, इस तरीके से कोई वाह्यबल कार्य नहीं कर रहा है। ये सब इसकी परिकल्पनाएं या एजम्पशंस होते हैं। अनुप्रयोग इसको वेंचुरीमीटर बनाने में किया जाता है। वेंचुरीमीटर के निर्माण में बर्नौली के प्रमेय, इस तरीके के और जो फ्लो मीटर्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है प्रवाह को मापने के लिए, विसर्जन मापने के लिए, उनमें ये बर्नौली की प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल ईजी है। ऊष्मा संचरण के प्रवाह प्रकार 3 प्रकार से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो सकती है। चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। चालन मतलब कंडक्शन, कंडक्शन मतलब जैसे लोहे की छड़ आप लें, गर्म करें एक सिरा, तो क्या होगी, ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पदार्थ से ही होते हुए ट्रांसफर होगी ना, तो उसको चालन कहते हैं, कंडक्शन। संवहन मतलब जैसे हम आग ताप रहे हैं तो वो ट्रांसफर हो रही है। विकिरण मतलब जैसे सूर्य की जो रोशनी पृथ्वी तक आ रही है तो वो कैसे आ रही, रेडिएशन विकिरण के थ्रू। तो इस तरीके से सिंपल चीज़ें आप लिख सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं। 20वें में ये सिंपल छोटे छोटे चित्र लिए। ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम आपको पता है, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम होता है, यानी 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, तो ये जरूर पूछा जाता है। 0वां नियम तो बिल्कुल आसान है, 3 बॉडी बनाइए ABC, उसमें दिखा दीजिए यदि बॉडी B ABC 3 ले लीजिए, इसमें दिखा दीजिए B A के साथ यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है उसको कहते हैं ऊष्मीय साम्यता, और यदि C भी A के साथ ऊष्मीय साम्यता में, ऊष्मीय साम्य अवस्था में है तो B और C आपस में ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं ऊष्मागतिकी का 0वां नियम। इसको जैसे थर्मोमीटर जो बनाते हैं, जब बनाया जाता है तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। प्रथम या द्वितीय नियम बिल्कुल आसान है। प्रथम नियम में बिल्कुल इसके एक सिंपल सी इक्वेशन है, उसको लिख करके उसी को एक्सप्लेन कर देना है। द्वितीय नियम में 2 हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट। बिल्कुल ईजी है, पढ़ लीजिए उसको, उसी को लिखाइएगा। ऊष्मा इंजन क्या होता है, नामे से पता चल रहा, ऊष्मा ईंधन नहीं, सॉरी इंजन, ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन क्या होता है, ऊष्मा इंजन मतलब जो हीट यानी ऊष्मा को ले और उसको कार्य में परिवर्तित करे। नाम से पता चला ऊष्मा इंजन मतलब ऐसा एक यंत्र है या एक ऐसा कहना चाहिए कि युक्ति है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है। सिंपल सी बात है। तो इसकी इफिशियंसी, दक्षता हम निकालते हैं इंजन की, एक डायग्राम बना दीजिए। वो एक सोर्स है जहाँ से हीट लेगा, सिंक है जहाँ हीट रिजेक्ट करेगा, W बराबर Q1 माइनस Q2 ये कार्य उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, दक्षता निकाल सकते हैं। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आएगा, इसको लिख सकते हैं। कार्नोट चक्र होता है, 4 इसमें टोटल चक्र होते हैं, 2 आपके होते हैं
कांस्टेंट उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और 2 में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो इसको ये एक आइडियल साइकिल होता है, कार्नोट साइकिल, या इसको कार्नो चक्र भी कहते हैं, कार्नोट साइकिल भी लिख सकते हैं। तो उसका डायग्राम, ये पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम बना दीजिए। इफिशिएंसी 1 - T2/T1 होती है, सिंपल फार्मूला है, इसको लिख दीजिए, यही कार्नोट चक्र है। तो इसमें 2 आपका रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं, 2 समतापी प्रक्रम होते हैं। समतापी मतलब नाम से नहीं पता चला, सम मतलब समान, तापी मतलब तापमान, जिसमें ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान समान रहे तो समतापी। 2 समतापी, 2 रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म होता है जिसमें ना ऊष्मा अंदर जा सकती है ना बाहर निकल सकती है, तो उसे रुद्धोष्म प्रक्रम। तो 2 समतापी प्रक्रम, 2 रुद्धोष्म प्रक्रम, ये आपको इसमें दिखा करके चित्र में बना देना है। जो टीएस डायग्राम बनता है, टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम, उसमें एक रेक्टेंगल बन जाता है। 1 2 3 4 कर दीजिए, Q1 को अंदर प्रवेश कराइए, Q2 बाहर निकालिए, W बराबर Q1 - Q2, इस तरह से कर दीजिए, आ जाएगा। तो 1 - T2/T1 इसकी इफिशिएंसी आ जाती है। ये प्रशीतन में आपका, ये रेफ्रिजरेशन में आपका COP पूछा जाता है। COP का फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका सूत्र, ये जो प्रशीतन होता है, ये जस्ट जो ऊष्मा इंजन, हीट इंजन होता है, उसका जस्ट रिवर्स या उल्टा होता है, और इसमें कुछ नहीं होता है। वही चित्र आप रिवर्स कर दीजिए तो वही आपका बन जाएगा। COP जस्ट उल्टा उसमें कर दीजिए। इसमें कार हम देते हैं और हमको ऊष्मा को कम वाले जो टेम्परेचर सोर्स वाला होता है वहाँ से ऊष्मा लेकर हाई वाले उसमें ले जाते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट होता है। तो ये इस तरह से आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान है। मन के माने हार है और मन के माने जीत है। आपने अगर हार मान ली तो आप हार जाएंगे, आपने अगर जीत का लक्ष्य बना रखा है तो भले ही समय कम है, लेकिन आप छोटे छोटे स्मार्ट स्टडी करके छोटी छोटी चीज़ों को कॉन्सेप्ट बैठा करके उसको एक्सप्लेन करने की कला आपके अंदर है, तो पूरी कॉपी अच्छे से भर के आप आओगे और कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छे नंबर आने से। फेल होना तो आप छोड़ दीजिए, तो बात भी करना छोड़ दीजिए, आप पास होने का और अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास करिए। अंतिम समय तक स्टडी करिए, एक एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जो जो मैंने बताए छोड़ना नहीं है किसी स्थिति में। जब ये सारे हो जाएं तो जो समय बचे, देखिए और प्रश्न कुछ तो नहीं छूट रहे हैं, उसको भी आप तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल तब होंगे जब फार्मूला क्लियर होगा। तो यही जो सारे फार्मूले मैंने आपसे बताए, इनमें जिस में सूत्र आते हैं, सारे सूत्र वही प्रयोग होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लिए, दिया गया है लिख दीजिए, सूत्र लिख दीजिए, फिर सॉल्व करने का प्रयास करिए, कुछ ना कुछ आंसर निकालिए, तो स्टेप के और उसके सारे नंबर आपको जरूर मिलेंगे। कुछ नंबर कम हो जाएंगे यदि आंसर आपका नहीं निकला है तो बच्चों, ये था महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। फर्स्ट ईयर के जो भी छात्र हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, जिसमें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। हो सकता है बच्चों को कुछ प्रेरणा मिल सके, कुछ जो उन्होंने ना पढ़ा हो, यदि छोड़ रहे हो, भूल रहे हो, तो उसको रिवीजन कर लें, अच्छे से उसको पढ़ लें, लिख लिख करके उसको प्रैक्टिस जरूर करिए। चाहे जितने अच्छे से आपको आता हो, यदि आप बिना प्रैक्टिस किए लिखे हुए कॉपी में लिखने जाएंगे परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जरूर होगा, आपको कहीं ना कहीं भ्रम होगा, और आप कहीं ना कहीं सोच में बैठे रहेंगे, जिससे अनावश्यक टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चों, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, पूरे सिलेबस को कवर करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको लिखने की बढ़िया तरीके से आदत डालना है। तो इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।